नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि हमारी दिल्ली सल्तनत की सीरीज़ चल रही है और यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके एसएससी, रेलवे, रेट, पटवार, राजस्थान एसआई इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में दोस्तों हम दिल्ली सल्तनत के जो बाकी के वंश है, जैसे खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियो की PDF मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं हम। दोस्तों, हमारा आज का जो नया वंश है दिल्ली सल्तनत का, वो है आपका खिलजी वंश। इससे पहले मैं आपके लिए जो दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश है उसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का खिलजी वंश। दोस्तों, खिलजी वंश की अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान में एक नदी है जिसका नाम है हेलमंद नदी। क्या नाम है दोस्तों? हेलमंद एक नाम की नदी है। तो इस हेलमंद नदी के किनारे तटीय क्षेत्रों में एक रहने वाली जाति थी जिसका नाम था खिलजी। कौन सी थी दोस्तों? खिलजी ये जाति थी जो कि हेमलंद नदी के तटीय क्षेत्रों में रहती थी। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि खिलजी डायनेस्टी का या खिलजी वंश का जो संस्थापक था, ठीक है, इसने खिलजी वंश की जो नींव रखी थी दोस्तों। ये जो अंतिम शासक था आपका गुलाम वंश का, जिसका नाम था क्यूमर्स, ठीक है, इसकी हत्या करके और इसने 1290 में खिलजी वंश की नींव रखी गई। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर आएगा वहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है दोस्तों, अगर हम खिलजी वंश के समय काल की बात करें तो इसका जो समय काल रहा है दोस्तों, ये रहा है 1290 से और 1320 तक। अब दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दूं इसमें कि दिल्ली सल्तनत के जो शासक हुए हैं उनमें जो 5 वंश है दिल्ली सल्तनत के, उनमें सबसे कम जो समय काल रहा है वो रहा है आपका खिलजी वंश का। ये इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले एक शब्द आपको मिलेगा जिसका नाम है खिलजी क्रांति। क्या नाम है दोस्तों? खिलजी क्रांति। ठीक है, खिलजी क्रांति की बात करें तो खिलजी क्रांति क्या है आपकी? तो एक्चुअल में जो खिलजी क्रांति है दोस्तों, खिलजी वंश की जो स्थापना हुई है इसी को हम क्या बोलते हैं? हम खिलजी क्रांति बोलते हैं। याद रखना है कि खिलजी क्रांति क्या है, तो खिलजी वंश की स्थापना को ही हम खिलजी क्रांति बोलते हैं। ठीक है, तो अपने पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि खिलजी वंश का संस्थापक जो था उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उन्होंने गुलाम वंश के अंतिम वंशज को मार डाला और खुद को 1290 में 70 वर्ष साल की उम्र में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, और ये आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। ठीक है, खिलजी वंश ने अपने उद्यम का पता खिलजी के अफगान गांव से लगाया। ठीक है, मतलब इनका जो मूल स्थान था दोस्तों ये अफगानिस्तान में, जो मैंने आपको बताया कि हेलमंद नदी है वहाँ के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली ये एक जनजाति थी। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका पॉइंट, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो मूल नाम था ये था मलिक फिरोज। क्या नाम था इसका मूल नाम? मलिक फिरोज इसका मूल नाम था। वह स्वभाव से कुर नहीं था, मतलब स्वभाव से ये सीधा साधा था। ठीक है ना, बहुत अच्छा आदमी था फिरोज खिलजी। वह बलबन के भतीजे जिसका नाम था मलिक छज्जू, जिसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर युद्ध थोप दिया था। ठीक है, आपको बता दूं मैं कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये किसी समय में जो गुलाम वंश है वहाँ पर ये सैनिकों के रूप में या सैनिक कमांडर के रूप में काम किया करता था। ठीक है, आगे की बात करते हैं तो पुरु को हरा दिया गया था और जिंदा पकड़ लिया गया था, लेकिन दिल्ली के सुल्तान ने उसे माफ़ कर दिया था। किसको? फिरोज खिलजी को। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता दूं कि जो खिलजी वंश था
ठीक है। ये एक वर्ग आता है जिसका नाम है सर्वहारा वर्ग, ठीक है ना, सर्वहारा वर्ग। इससे ये संबंध रखते थे खिलजी वंश के शासक। किससे संबंध रखते थे? तो सर्वहारा वर्ग से ये लोग संबंध रखते थे, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि जलालुद्दीन जो खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी जो था दोस्तों, इस जलालुद्दीन खिलजी ने किलो करीक जो दिल्ली के पास में एक जगह है उसको अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? तो किलो करी को अपनी राजधानी बनाया। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है कि किलो करी को जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी बनाया। ये स्थान जो है वो दिल्ली के पास में ही है, ठीक है दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट बात और कि जलालुद्दीन जो खिलजी था, जलालुद्दीन में जेके लिख रहा हूँ डायरेक्ट, जलालुद्दीन खिलजी, इसने अपने राज सिंहासन के 1 साल बाद, कितने साल बाद? 1 साल बाद इसने दिल्ली में कदम रखा था, ठीक है ना। ये याद रखना है आपको कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शासन के 1 साल बाद दिल्ली में कदम रखा, ठीक है। जलालुद्दीन ने अपने पुत्रों को खान खाना की उपाधि दी, ठीक है। किसकी दी? तो जलालुद्दीन ने अपने पुत्रों को किसकी उपाधि? खान खाना की। ये आपको इसके बारे में याद रखना है कि खान खाना की उपाधि किसने अपने बच्चों को दी? तो ये थी जलालुद्दीन खिलजी ने। इसके बच्चों की बात करें तो इसका नाम था, एक का नाम था इसका अरकली खां, ठीक है ना, अरकली, ठीक है ना, खां। एक तो ये था इसका नाम, ठीक है, अरकली खान, ठीक है। और दूसरा था कद्र खान। दूसरा क्या नाम था? कद्र खां, ठीक है। ये 2 बेटे थे जलालुद्दीन खिलजी के, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है आपका। नेक्स्ट है कि जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में कड़मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाया, ठीक है। जो कि आपको मैंने बताया था कि ये मलिक छज्जू कौन था? तो ये था बलबन का भतीजा, ठीक है। तो इसके साथ विद्रोह हुआ था 1290 में। कब हुआ था? 1290 में इसके साथ विद्रोह हुआ था, ठीक है। जो कि कहाँ का था? तो ये था कड़ामानिकपुर। ये एक जगह है जहाँ का सूबेदार था कौन? सूबेदार कौन था? तो सूबेदार था मलिक छज्जू। कौन था ये? मलिक छज्जू सूबेदार था। और इसके विद्रोह को दबाया गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। आगे जो है कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, तो इसके भतीजे और इसका जो दामाद था, इसका भतीजा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे आपके, इसका भतीजा, ठीक है ना। और कौन था? दामाद, और उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था उसका? नाम अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है दोस्तों कि 1296 में इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की क्या कर देता है? हत्या कर देता है, ठीक है। और इसी के साथ जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक होता है, उसका शासन खत्म हो जाता है। आपको याद रखना है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो शासनकाल रहा है कब तक रहा है? तो ये याद रखना है आपको 1290 से और 1296 तक रहा है। और 96 में इसकी हत्या कर दी जाती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। किसके द्वारा? तो इस भाई साहब के द्वारा जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है दोस्तों। आई होप कि जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। आपको हर एग्ज़ाम में यहाँ पर अच्छा से देखने को मिलेगा। अगला है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी दिल्ली सल्तनत की बात होती है। तो आपको ध्यान से इस चीज़ को समझना है, ठीक है। जो ये महान शासक है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें हम तो इसने 1296 में, ठीक है, अपने चाचा जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसकी हत्या कर देता है और ये खुद सुल्तान बन जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका समय काल जो रहा है ये रहा है आपका 1296 से और 1316 तक। कब तक रहा है? तो 1296 से 1316 तक इसका समय काल रहा है। इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ है कि इसका जो बचपन का नाम था, इसका बचपन का नाम था अली गुरसप। क्या नाम था? नाम लिखना है आपको, अली गुरसप। अली गुरसप इसके बचपन का नाम था, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, तो अली गुरसप, ठीक।
ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में करवाया था। तो राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो दिल्ली के लाल महल में। याद रखना है आपको, कहाँ हुआ था? दिल्ली के लाल महल में इसका राज्याभिषेक हुआ, लाल महल में, ठीक है ना। और दोस्तों ये लाल महल जो बनवाया गया था, ये बनवाया गया था बलबन के द्वारा। ये लाल महल किसके द्वारा बनवाया गया? बलबन के द्वारा, ठीक है। और बलबन कौन था? तो बलबन के बारे में आप सभी को पता होगा कि वो गुलाम वंश का एक शासक था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी जो था 1296 में सुल्तान बना और 1316 तक इसने शासन किया, ठीक है। आगे बात करते हैं हम कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या घटनाएं इसके समय काल में घटी। तो इसके समय काल की अगर बात करें दोस्तों हम, तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इसके समय काल में अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर जो इसके समय में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा आपको अभी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं उससे पहले। 1303 में उसने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी, जिसका नाम था पद्मिनी, उससे शादी करने के लिए मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर हमला किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये जो युद्ध हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको अभी बताऊंगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट जो है, लेकिन पद्मिनी और अन्य राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। जौहर आग में कूदकर एक बड़ी आत्महत्या होती है। राजपूत महिलाओं द्वारा प्रदूषित होने से बचने के लिए ये प्रतिबद्ध थे। आगे है पद्मावत, जो कि एक रचना है जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ये किस पर लिखी गई है? तो पद्मिनी पर लिखी गई है, जो कि एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। और दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो इसकी रचना की गई थी, ये की गई थी 1540 AD में, ठीक है ना। 1540 ईस्वी में इस पद्मावत की रचना की गई। जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, ये शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे, ठीक है। और ये जो समय काल रहा है 1540 से 1545 तक, ये शेरशाह सूरी का समय काल रहा है। इसके बारे में भी हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे जब हम मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। अब दक्षिण भारत का जो इसका पूरा अभियान था उसका कमांडर बनाया गया था दोस्तों इसको मलिक काफूर को। मलिक काफूर की दोस्तों अगर अपन बात करें, तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, कहाँ पर आक्रमण किया था? गुजरात पर। तो जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जिसका नाम था क्या दोस्तों? इसके सेनापति का नाम था, मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसका नाम था नुसरत खान। क्या नाम था? नुसरत खान, ठीक है ना। नुसरत खान, इसके सेनापति का नाम था नुसरत खान। नुसरत खान जो कि गुजरात विजय के बाद यहाँ से मलिक काफूर को लेकर आया था, जो कि एक गुलाम था, और इसको खरीदा गया था दोस्तों 1000 दिनार में। कितने में खरीदा गया? 1000 दिनार में खरीदा गया था, दिनार, ठीक है ना। उस समय की ये करेंसी थी दिनार, उसमें खरीदा गया। इसलिए मलिक काफूर को हम 1000 दिनारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1000 दिनारी भी बोला जाता है मलिक काफूर को। और आपको याद रखना है क्यों बोला जाता है। तो 1000 दिनार इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको 1000 दिनार में नुसरत खान के द्वारा खरीदा गया था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के जो भी सैनिक अभियान थे, उन सबका जो मुख्य सेनापति था वो कौन था? आपका मलिक काफूर, ठीक है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अगला इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है हमारा, क्या काम किया इसने? तो यह दिल्ली का सुल्तान था जिसने शराब के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब दिल्ली के अंदर कोई शराब नहीं पी सकता था, इस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। इसके पास एक विश्व विजय का सपना था दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि इससे पहले एक सिकंदर महान शासक हुआ है यूनान का, जिसने विश्व विजय का सपना देखा था। उसी तरह ही दिल्ली सल्तनत में भी अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय का सपना देखा था, ठीक है। इसलिए उन्हें सिकंदर ए शाही का टाइटल दिया गया, या फिर इसको दूसरा अलेक्जेंडर भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जिसे सेकंड अलेक्जेंडर कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, मवेशियों पर कर लगा दिया। वह कर निर्धारण के लिए भूमि माप शुरू करने वाला दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। मतलब इसने क्या किया? भूमि का मापन करवाया और उसके अनुसार वहाँ पर इसने टैक्स लगाना शुरू किया, ठीक है दोस्तों।
आगे उनके बाजार नियमों को दिल्ली के लोगों को नियंत्रित मूल्य पर सामान मिलता था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण मूल्य प्रणाली को लागू किया। ठीक है दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। ये इसकी एक बहुत बड़ी अच्छाई थी कि इसने राजनीति में धर्म से अलग रखा, राजनीति को धर्म से अलग रखा। वह मैं खलीफा हूँ की घोषणा करने वाला पहला व्यक्ति भी था। मतलब खुद को इसने खलीफा घोषित कर लिया था। आगे दोस्तों बात करते हैं, अलाउद्दीन ने अलई दरवाज़ा का निर्माण कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार से करवाया था। ठीक है, उसने कुतुब मीनार के पास दिल्ली के 7 शहरों में से दूसरा श्री शहर का निर्माण भी करवाया था। याद रखना है आपको कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस शहर का निर्माण कराया, तो श्री शहर का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे है, अलाउद्दीन खिलजी को उसके सेनापति मलिक काफूर ने जहर देकर मार डाला था। याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी को उसके सेनापति मलिक काफूर ने जहर देकर मार दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो को भारत का तोतिए हिंद कहा जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि तोतिए हिंद किसे कहा जाता है। ठीक है, तो तोतिए हिंद जो कहा जाता है ये कहा जाता है आपके तोतिए हिंद। तो तोतिए हिंद कहा जाता है आपके किसको, तो ये दोस्तों कहा जाता है आपका अमीर खुसरो को। ठीक है दोस्तों, ये आपको इसके बारे में याद रखना है कि तोतिए हिंद किसको कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक भी कहा जाता है। ठीक है ना, सितार और तबले का जनक भी किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है, सितार और तबले का जनक। आगे ठीक है, आगे है दोस्तों आपका लैला मजनू और तुगलक नाम अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं। दोनों का नाम याद रखें, लैला मजनू और तुगलक नामा। ये किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है दोस्तों, अमीर खुसरो की। आगे बात करते हैं कि स्थायी सेना बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी पहला शुरू था। मतलब जिसने स्थायी सेना रखना शुरू किया। ठीक है, पहले नहीं था, पहले तो जैसे युद्ध की ज़रूरत पड़ी है तो उस स्थिति में सेना को रखा जाता था, बाकी समय वो उनको फ्री रखते थे। ठीक है, तो इसने एक स्थायी सेना की नींव रखी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा मध्ययुगीन भारत में डाक प्रणाली, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्ययुगीन भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो ये की गई थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे है आपका जो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें और मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, इसका जो सेनापति था दक्षिण भारत का, उसका नाम था मलिक काफूर। ठीक है, 1000 दिनार इसको बोला गया था। ठीक है, मलिक काफूर को मलिक नाइब बना दिया गया। क्या बना गया, मलिक नाइब। और जब अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद 35 दिनों तक अलाउद्दीन खिलजी जो मलिक काफूर होता है ये दिल्ली पर शासन करता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो मलिक काफूर का जो दक्षिण भारत का अभियान था उसमें कौन कौन सी जगहों पर इन्होंने विजय प्राप्त की, उनमें देखो कौन कौन सा आता है, तो इसमें आता है देवगिरी। एक पहला कौन सा आएगा, देवगिरी आएगा। ठीक है, देवगिरी के बाद दूसरा आता है आपका वारंगल। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है आपका, वारंगल। इसके बाद आता है दोस्तों आपका द्वार समुद्र। ठीक है, द्वार समुद्र। उसके बाद आता है आपका मालाबार। ठीक है, जो आपका कर्नाटक केरल का क्षेत्र पड़ता है इसको बोला जाता है मालाबार तटीय क्षेत्र। ठीक है ना, मालाबार। और लास्ट में है मदुरै। ठीक है ना, मदुरै। ठीक है ना, ये कुछ क्षेत्र थे दक्षिण भारत के जिनको मलिक काफूर ने फतेह किया। उसके अलावा जो ऐसा भी बोला जाता है कि जो मलिक काफूर है ये रामेश्वरम तक गया था। कहाँ तक गया था, रामेश्वरम तक ये गया था। ठीक है ना, ये भी आपको इसके बारे में याद रखना है, मलिक काफूर के बारे में। इसके बारे में एक घटना और याद रखनी है कि जो कोहिनूर हीरे का नाम आपने अगर सुना होगा तो इसी समय ये जो कोहिनूर हीरा है ये वारंगल का एक शासक था। ठीक है, वारंगल के शासक थे जिनका नाम था प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम था दोस्तों इसका, प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, इस प्रताप रुद्रदेव से ये कोहिनूर का हीरा अलाउद्दीन खिलजी को मिला था। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। अब कुछ घटनाएं मैं बता दूं इसके बारे में। ठीक है, एक तो घटना मैं बता दूं आपको 1301 की। ठीक है, दूसरी है आपकी 1303 की और 1308 की और 1300
11 की। दोस्तों ये कुछ फेमस युद्ध अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम 1301 की। 1301 के युद्ध की अगर अपन बात करें तो ये युद्ध हुआ था दोस्तों, रणथंभौर के शासक थे, रणथंभौर के शासक, ठीक है ना, जिनका नाम था राणा हमीर। क्या नाम था दोस्तों? राणा हमीर था ये रणथंभौर के शासक, जिनका नाम था राणा हमीर। ठीक है ना, राणा हमीर था। तो राणा हमीर जो थे एक बहुत ही हठी व्यक्ति थे, क्योंकि इनका एक विद्रोही सैनिक था जो कि राणा हमीर की शरण में चला गया था, उसका नाम बहादुर शाह था। ठीक है, तो राणा हमीर ने उसको अलाउद्दीन खिलजी को लौटाने से मना कर देता है और अलाउद्दीन खिलजी फिर 1301 में क्या करता है, रणथंभौर पर आक्रमण करता है और 6 महीने तक रणथंभौर का डेरा डाले रहता है, लेकिन इसको सफलता नहीं मिलती है। फिर रणथंभौर के शासक जो राणा हमीर है, इनके पास ये क्या करते हैं, एक समझौते के लिए अपने दूत को भेजते हैं कि ठीक है हम आपसे समझौता चाहते हैं। ठीक है, तो राणा हमीर के 2 सेनापति होते हैं जिनका नाम होता है, एक का नाम होता है रणमल, ठीक है, और एक का नाम होता है रतिपाल। आपको याद रखना है रणमल और रतिपाल। अब ये रणमल और रतिपाल समझौता करने के लिए आते हैं किसके पास, एके के पास। ठीक है, अब एके क्या करता है दोस्तों, इस रणमल और रतिपाल को लालच देता है कि आप दुर्ग को जीतने में हमारी मदद करिए, हम आपको ये दुर्ग जीतने के बाद आपको सुपुर्द कर देंगे। और यही होता है कि रणमल और रतिपाल जो कि अलाउद्दीन खिलजी के झांसे में आ जाते हैं और महल का जो दरवाज़ा होता है, जो खुफिया रास्ता होता है, उसके दरवाजे खोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, और 6 महीने से डेरा डाला हुआ था रणथंभौर दुर्ग पर, तो दुर्ग के अंदर अनाज भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, तो ये होता है कि जो राजपूत शासक होते हैं राणा हमीर और बाकी के जो सरदार होते हैं, ये केसरिया करते हैं। ठीक है ना, केसरिया बांध कर युद्ध करते हैं, केसरिया करके, और वो अपनी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब और बाकी जो महिलाएं होती है वो क्या करती है, जौहर करती है। जौहर यानी, और राजस्थान में ये जो जौहर होता है रणथंभौर का, ये दोस्तों जल जौहर होता है। कैसा जौहर होता है? ये जल जौहर होता है। ठीक है, मतलब पद्मला तालाब में कूदकर जो रानियां होती है वो अपनी आन बान को बचाने के लिए जल में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अब दोस्तों ये दोनों घटनाएं जहाँ पर हो जाती है, केसरिया और जौहर, इनको बोला जाता है दोस्तों साका। इनको क्या बोला जाता है? साका। तो आपको याद रखना है कि साका क्या है, तो जहाँ पर केसरिया और जौहर दोनों हो जाए उसको बोलते हैं साका। और राजस्थान में जो रणथंभौर में जो जौहर हुआ था वो एक जल जौहर था। ठीक है ना, ये आपको इसमें याद रखना है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका 1301 का रणथंभौर का युद्ध। अगली बात आती है आपकी 1303 की। 1303 की अगर बात करें दोस्तों, तो इस युद्ध के 2 रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहला रीजन तो ये है कि जो आपका जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने गुजरात पर आक्रमण किया था दोस्तों। कहाँ पर आक्रमण किया था? गुजरात पर। तो गुजरात पर जब इसने आक्रमण किया था तो अलाउद्दीन की खिलजी की जो सेना थी वो मेवाड़ के रास्ते गुजरी थी। ठीक है, तो उस समय मेवाड़ के जो शासक थे रतन सिंह, उन्होंने इससे क्या किया, टैक्स वसूल किया था। ठीक है, एक रीज़न तो ये। दूसरा रीज़न कि जो मेवाड़ का शासक था रतन सिंह, ठीक है ना, क्या नाम था? रतन सिंह। ठीक है, ये जो रतन सिंह था दोस्तों, इसकी पत्नी थी जिसका नाम था पद्मिनी। क्या नाम था? रानी पद्मिनी था। और ऐसा बोलते हैं कि ये रानी पद्मिनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ठीक है, तो जो रानी पद्मिनी के बारे में जब अलाउद्दीन खिलजी ने सुना तो उसके मन में इसको पाने की जिज्ञासा प्रकट हुई और उसने उसको पाने के लिए चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। अब दोस्तों ये जो युद्ध होता है इसमें राणा रतन सिंह के 2 सेनापति होते हैं जिनका नाम होता है गोरा और बादल। क्या नाम होता है? गोरा और बादल। ठीक है, गोरा और बादल, ये दोनों सेनापति, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हैं और ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। बाकी जो रानियां होती है दोस्तों, ठीक है, वो क्या कर लेती है, अग्नि में बैठकर जौहर कर लेती है। और इस तरह मेवाड़ का प्रथम साका होता है। ठीक है, और कब होता है ये? तो ये होता है 1303 में राणा रतन सिंह के
समय में। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि 1303 में जो चित्तौड़गढ़ पे जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ वो क्यों हुआ था। ठीक है, अगली बात करते हैं हम 1308 में और 1311 में। ठीक है दोस्तों, ये 2 युद्ध हैं। देखो, ये हुआ था बैटल ऑफ सियाना, मतलब बाड़मेर और जालोर की सीमा पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सिवाना। क्या नाम था दोस्तों? सिवाना। ठीक है, और इस सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में इसको जीत दिया, सिवाना दुर्ग को। और उस समय यहाँ का जो शासक था उसका नाम था दोस्तों, उसका नाम था दोस्तों शीतल देव। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, शीतल देव। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि 1308 में अलाउद्दीन खिलजी सिवाना दुर्ग को जीत लेता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम 1311 की। 1311 में दोस्तों जालोर का शासक होता है जिसका नाम होता है कान्हड़देव चौहान। क्या नाम होता है? कान्हड़देव चौहान। ठीक है, कान्हड़देव चौहान। तो जालोर के शासक कान्हड़देव चौहान और दिल्ली के शासक जो कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी। इनके बीच में युद्ध होता है 1311 में। अब दोस्तों देखो क्या रीजन रहे कि जब गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना दिल्ली आ रही थी तो वो ये जालोर के रास्ते आती है। कहाँ से आती है? वो जालोर के रास्ते से आती है। तो वहाँ पर जालोर के रास्ते से जब आती है तो जो कान्हड़देव चौहान रहता है ये इनसे टैक्स वसूल करता है। ठीक है, एक रीज़न तो ये हो जाता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि कान्हड़देव चौहान का एक बेटा होता है जिसका नाम था वीरमदेव। क्या नाम होता है? वीरमदेव। तो ये जो वीरमदेव होता है जब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है समझौते के लिए, जब इसको बुलाया जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी की एक बहन होती है जिसका नाम होता है फिरोज़ा। क्या नाम होता है? फिरोज़ा। ठीक है, तो क्या होता है कि फिरोज़ा और वीरमदेव के नैन मिल जाते हैं। ठीक है, और फिरोज़ा को वीरमदेव से प्यार हो जाता है। ठीक है, तो फिरोज़ा अपने भाई से बोलती है अलाउद्दीन खिलजी से कि मुझे इससे शादी करनी है। जब ये सूचना वीरमदेव कान्हड़देव को बताता है इस घटना के बारे में तो कान्हड़देव मना कर देता है। तो क्या होता है दोस्तों उसके बाद कि अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली का सुल्तान होता है वो जालोर पर आक्रमण कर देता है 1311 में। और इसी युद्ध में जालोर में जो कान्हड़देव चौहान होते हैं ये केसरिया कर लेते हैं और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ फेमस युद्ध जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय पर घटित हुए। आगे बात करते हैं तो आगे जो शासक हैं इनमें आता है शिब-उद-दीन उमर। क्या नाम है? शिब-उद-दीन उमर। तो शिब-उद-दीन उमर 1316 भारत में दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का तीसरा सुल्तान था। कौन सा था? तीसरा सुल्तान। 1316 में अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद वह अलाउद्दीन के दास जिसका नाम था जनरल मलिक काफूर के सहयोग से एक नाबालिग के रूप में सिंहासन पर चढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा समय तक शासन को नहीं संभाल पाता है। उसके बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है मुबारक खिलजी। क्या नाम होता है? मुबारक खिलजी, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है। कैसा होता है? खिलजी वंश का अंतिम शासक। खिलजी वंश का अंत हुआ जब मुबारक शाह खिलजी को खुसरू खान ने मार दिया। खुसरू खान जो है वो इसकी हत्या कर देता है और इस तरह जो खिलजी वंश है उसका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। कुछ इतिहासकार खुसरो खान को अंतिम खिलजी सुल्तान भी मानते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं जगह आपको देखने को मिलेगा क्या? मुबारक खिलजी, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे किसके बारे में? खिलजी वंश के बारे में। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको छोटा सा क्रम बता देता हूँ कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने कौन कौन से क्षेत्रों को जीता था। तो सबसे पहले दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि उत्तर भारत के अभियान की बात करते हैं। सबसे पहले उत्तर भारत, ठीक है ना, उत्तर भारत। तो उत्तर भारत की मैं बात करूँ आपको तो सबसे पहले इसने जीता था गुजरात को। ठीक है ना, किसको जीता इसने? गुजरात को। उसके बाद इसने जीता दोस्तों रणथंभौर को। किसको जीता? रणथंभौर को। फिर उसके बाद चित्तौड़ को दोस्तों। ठीक है ना, किसको जीता? चित्तौड़ को इसने जीता। उसके बाद जीता इसने मालवा को। ठीक है ना, याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये जीता है धार को। ठीक है, आगे फिर ये जीता है चंदेरी को। ठीक है ना,
चंदेरी, फिर उसके बाद सिवाना जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ 1308 में सिवाना को जीता, और लास्ट में इसने जीता जालोर को। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये थे उत्तर भारत के अभियान जिन क्षेत्रों को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीता गया था। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। ठीक है, तो दक्षिण भारत की अगर बात करें अपन, दक्षिण भारत, ठीक है, तो दक्षिण भारत की बात करते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत में देखो इसने जीता सबसे पहले देवगिरी को। किसको जीता? देवगिरी को। ठीक है, देवगिरी के बाद इसने वारंगल को जीता, वारंगल। ठीक है, उसके बाद द्वार समुद्रम, द्वार समुद्रम। ठीक है, और अंत में जीता इसने मालाबार को। ठीक है ना, मालाबार। ठीक है ना, ये क्षेत्र जो कि इसके द्वारा विजित किए गए। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट एक पॉइंट और है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को जीत लिया था, किसको जीत लिया था? मेवाड़ को। तो मेवाड़ की जीत के बाद जो मेवाड़ है, इसने अपने पुत्र था जिसका नाम था खिज्र खां, उसके नाम पर जो मेवाड़ है इसका नाम रखा गया था खिजराबाद। क्या नाम रखा गया दोस्तों? खिजराबाद इसका नाम रखा गया था, खिजराबाद। ठीक है ना, आपको याद रखना है कि मेवाड़ जीतने के बाद खिलजी ने क्या नाम रखा, तो उसके पुत्र के नाम पर उसका नाम रख दिया खिजराबाद। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। याद रखना है, अलाउद्दीन जो खिलजी था एक के, इसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया अपनी? सीरी को अपनी राजधानी इसने बनाया था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके समय में जो मंडी का अधीक्षक होता था ना दोस्तों, इसको बोला जाता था शाहना ए मंडी। क्या बोला जाता? शाहना ए मंडी। ठीक है ना, ये आपको इसमें याद रखना है। शाहना मंडी कौन होता था? तो बाजार का अधीक्षक। कौन होता था ये दोस्तों? बाजार का अधीक्षक। ठीक है ना, अधीक्षक ये बोला जाता था इसको। ठीक है, अधीक्षक। ठीक है, याद रखना है आपको। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने खिलजी वंश के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको किसी भी पॉइंट को लेकर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने विश्व विजय का सपना देखा था, तो जिसका दरबारी कवि था अमीर खुसरो। क्या नाम था दोस्तों? अमीर खुसरो। ठीक है ना, अमीर खुसरो जो था, इसने कुछ टाइटल दिए इसको। तो टाइटल कौन कौन से दिया? एक तो दिया विश्व का सुल्तान। ठीक है ना, विश्व का सुल्तान। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है ना, याद रखना है आपको, विश्व का सुल्तान टाइटल दिया गया इसके द्वारा। दूसरा दिया गया युग का विजेता, युग का विजेता। ठीक है ना, युग का विजेता इसको दिया गया टाइटल, युग का विजेता। और जनता का चरवाहा। क्या नाम दिया? जनता का चरवाहा। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है, जनता का चरवाहा, का चरवाहा, चरवाहा, ये टाइटल इसको दिए गए। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी कराया था। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। ठीक है।